चुनाव अपने अंतिम पायदान में है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है, यानी कि 1 जून को 7वां चरण भी संपन्न हो जाएगा और उसमें एक सीट गोड्डा भी है। झारखंड की यह सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो इस सीट से लगातार सांसद हैं और इस बार भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, थैंक यू, आपने समय दिया है एबीपी न्यूज को बहुत ही अपने क्रूशियल इलेक्शन कैंपेन के दौरान। क्या लगता है सर, गोड्डा इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसमें सरप्लस करेगी? झारखंड के सबसे ज्यादा वोटों से जीते जाने वाली कोई लोकसभा होगी तो वो गोड्डा होगी। इस चुनाव में मोदी जी की झोली में पहली सीट यदि कोई जाएगी झारखंड से तो वो गोड्डा जाएगी। क्या इश्यूज हैं? क्योंकि गोड्डा में जब हम लोग आए और हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की तो एक बहुत बड़ा तबका है जो व्यक्तिगत तौर पे निशिकांत के बहुत खिलाफ है, या ये कहें कि जो इंडी अलायंस की जितनी पार्टियां हैं वो घेराबंदी कर रही हैं कि झारखंड की बाकी चाहे सीटों में जो हो, गोड्डा नहीं जीतने देना है। उसका कारण ये है कि इंडी अलायंस के जितने भी करप्शन हैं, देखिए लोकसभा में या पार्लियामेंट में आपको जो समय मिलता है वो समय पार्टी का होता है और पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में जब भी किसी मुद्दे को उठाया तो उसने मुझे जो है आगे बढ़ाया। तो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ पार्टी की लाइन है, पार्टी की ये सोच है और जो वास्तविकता है उसको बोलना है। लेकिन उसको लोगों ने व्यक्तिगत समझ लिया है कि व्यक्तिगत ये निशिकांत दुबे का अपना जो है फ्रस्ट्रेशन है या चीजें निकलती हैं। इस कारण से पूरी इंडी अलायंस, यहाँ प्रियंका गांधी आ चुके हैं, यहाँ राहुल गांधी की पदयात्रा हो चुकी है, यहाँ कल्पना सोरेन जो है एक नहीं 3 मीटिंग एड्रेस कर चुके हैं, यहाँ तेजस्वी यादव आ चुके हैं, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडी अलायंस ने इस सीट को जो है कितना सीरियसली लिया है। लेकिन मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं हो इंडी अलायंस के। लेकिन बताते हैं कि आपकी और सरकार के साथ जो गुत्थम गुत्था है वो भी एक बहुत बड़ा कारण हमको जेल जाने का। किस बात का गुत्थम गुत्था है? किस बात की? मेरे ऊपर, मेरे माँ पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटों के ऊपर 44 केस किए। अभी भी चुनाव के बीच में भी 44 मुकदमे। 44 मुकदमे। तो 44 मुकदमे। ये मुकदमे किस तरह के? ये मुकदमे, मैं कहीं रोड पर खड़ा हो गया, यदि मैंने कहा कि तुम चाबी नहीं ले सकते हो गाड़ी का, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि यदि आपको गाड़ी की चेकिंग करती है तो हेलीकॉप्टर, मतलब आप मोटरसाइकिल का या किसी कार का जो है चाबी नहीं ले सकते। यदि मैंने कह दिया तो मैंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी दे दिया। यदि कोई जमीन मेरे नाम से है तो उसी के ऊपर जो है 7 केस हो गए। मतलब ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं, सारे पॉलिटिकल मुकदमे। छोटे बच्चे हैं वो लंदन में पढ़ते हैं, उनका यहाँ से क्या लेना देना। एक दिन हम मनोज तिवारी जी के साथ जो है हवाई जहाज में जा रहे थे, डीजीसीए को प्रॉब्लम नहीं, प्लेन को प्रॉब्लम नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं, झारखंड पुलिस को प्रॉब्लम है। उसने कहा कि हम गलत तरीके से जो है हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो इस तरह के, जिस तरह से यदि गाय की तस्करी हो रही है, गाय तस्कर को यदि हमने पकड़ लिया तो गाय के तस्कर को छोड़ दिया, मेरे ऊपर ही जो है उल्टा मुकदमा हो गया। तो आप समझ सकते हैं 44 केस हमने झेले हैं। और 44 केस यदि, और सारे के सारे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यदि हाईकोर्ट में मैं जीत गया तो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई। मैं तो आरटीआई से मांगा हूं कि कितने ऐसे केस हैं जो हाईकोर्ट में सरकार हार जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सभी वकीलों को कम से कम अभी तक राज्य सरकार ने मेरे खिलाफ केस लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपया दे दिया होगा। लेकिन ढाक के 3 पात निकले, क्योंकि सभी घटिया केसेस थे तो सभी केस से मैं बरी हो गया। लेकिन जो आपने अभी एयरपोर्ट वाला जिक्र किया वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत हम लोगों ने पढ़ा भी उसको। एक्चुअल में सच्चाई क्या है? क्योंकि आप पे आरोप तो इस तरह का लगाया गया कि नाइट में प्लेन उड़ नहीं सकता था, लेकिन आपने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और अधिकारी डीसीजी जो अथॉरिटी के अधिकारी थे उन पर दबाव बनाकर आपने प्लेन उड़वा दिया रात में। देखिए, ये 5000 मीटर का रनवे था, उसके लिए मौसम विभाग का जो है क्लियरेंस चाहिए। तो मौसम विभाग रांची जो है वो मेरे कहने से वो 5000 मीटर दे रहा था। फिर एटीसी का क्लियरेंस चाहिए था, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी का, 3 अथॉरिटी जो है डीजीसीए का क्लियरेंस चाहिए था। सभी चीज की जांच हो चुकी है और सभी ने कहा कि नहीं, जेन्युइनली जो है हवाई जहाज उड़े। आज तक पायलट का लाइसेंस कैंसिल हुआ क्या? यदि गलती मैंने किया तो सबसे पहले तो पायलट का लाइसेंस कैंसिल हुआ। तो पायलट का लाइसेंस कहां से कैंसिल हुआ? उसको नोटिस दिया क्या जो एविएशन चला रहा था, जिसका प्लेन था, जिस कंपनी का प्लेन था? तो आप इसी से समझ सकते हैं किस तरह का केस था। मैं क्यों अपने रसूख का इस्तेमाल, उसका कारण यह था कि एयरपोर्ट के जो है कुछ मकान गिरने थे और ठीक 2 दिन के बाद जो है केस था और मैं खुद PIL करता था।
तो मैं चेयरमैन होने के नाते, वहां के एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूं। कोई भी स्थानीय सांसद जो है, जो जो हवाई जहाज है, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होता है। तो जो एटीसी का हेड था प्रवीण, उसने मुझे कहा कि सर एक बार आप देख लीजिए ना कि ये जो हलफनामा दिया है राज्य सरकार ने वो गलत दिया है, ना मकान गिरे हैं ना पेड़ गिरा है। उसी को देखने के लिए मैं गया था। उसी पर हो गया कि मैं एटीसी बिल्डिंग घुस गया। एटीसी बिल्डिंग, उसके 2 दिन के बाद केस है, यदि आप देखिएगा तो हाईकोर्ट में मेरा केस है। और फाइनली हाईकोर्ट का आदेश हुआ, 7 मकान गिराने का आदेश हुआ, पेड़ गिरा। और अब तो ऐसा है कि जितने नेता यहाँ आते हैं, अभी मोहन यादव जी जो है वो 11 बजे रात में यहाँ से टेक ऑफ किए। अब तो यहाँ से नाइट लैंडिंग भी नाइट लैंडिंग तो अभी स्टार्ट हो गई है। निशिकांत जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है वो बिहार की सीमा से जुड़ता है, बंगाल की सीमा से जुड़ता है, झारखंड का सीमावर्ती इलाका ही है। बहुत ही मतलब पिछड़ा इलाका माना जाता था। अभी आपको क्या लगता है, आप लगातार सांसद हैं, अभी क्या लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा और क्या होना चाहिए जिसकी वजह से इसका नाम हो, इसका कद आगे बढ़े? क्योंकि भाजपा के सभी बड़े नेता आए यहाँ मंचों से, उन्होंने कहा कि भाई निशिकांत जी को हम बहुत बड़ा करने हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी आए, उन्होंने करीब 10-15 मिनट तो आपके बारे में ही बोल दिया। तो ये इसके पीछे का तर्क क्या माने कि गोड्डा एक इम्पोर्टेंट सीट और होने वाली है अगले इस लोकसभा चुनाव में? गोड्डा हमेशा से इम्पोर्टेंट सीट रही। और इम्पोर्टेंट कैसे है कि मैं हमेशा कहता हूं कि माननीय मोदी जी जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं एक परचून की दुकान हूँ। उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में सब कुछ अवेलेबल है और सांसद होने के नाते मैं सबको लेके आया। 1.5 लाख करोड़ की योजना इस गोड्डा लोकसभा में अकेले चलती है। 40-45 हजार करोड़ का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है। अडानी का पावर प्लांट जो है वो 16,000 करोड़ का हो गया है। 5,000 करोड़ का भी उन्होंने सीमेंट प्लांट अनाउंस किया है। फिर 1600 मेगावाट का एक एडिशनल जो है पावर प्लांट वो बैठाने वाले हैं, वो भी लगभग 14-15 हजार करोड़ का होगा। रेल लाइन, यहाँ लोगों ने रेल नहीं देखा, गोड्डा में पहली बार जो है रेल आया है। वो रेल की जो परियोजना है, कई एक परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं, वो मंदार हिल से दुमका रामपुर हाट पूरी हुई है, देवघर से दुमका पूरी हुई है, देवघर से जो है बांका पूरी हुई है। देवघर से जो है हम लोग अभी ट्रेन लेके, मैंने वादा किया था पिछले चुनाव में कि यदि आपने मुझे मौका दिया तो मैं जब नॉमिनेशन करने आऊँगा तो देवघर से गोड्डा आऊँगा। वो रेल लाइन पूरी हुई है। अभी नई रेल लाइन जो है गोड्डा से उसको पिरपैंती जाना है, पिरपैंती से उसको गंगा पार जाना है, नौगछिया जाना है, वो रेल लाइन होना है, गोड्डा पाकुड़ होना है। टोटल रेल की ही ये परियोजना होगी। अभी अमृत भारत में जो है कई एक स्टेशन जो है ग्रेड के स्टेशन बन रहे हैं, कहीं 500 करोड़, कहीं 400 करोड़, कहीं 300 करोड़, कहीं 100 करोड़। मल्टी मॉडल हब बन रहा है, रैकिंग पॉइंट बन रहा है। ये सब यदि देखेंगे तो रेलवे ही 25,000 करोड़ का इन्वेस्ट की हुई है। उसी तरह से यदि हाईवे को देखेंगे तो आप यदि यहाँ से गोड्डा जाएंगे, जहाँ जाने के लिए रोड नहीं था, 4 लेन का सुपर नेशनल हाईवे बन रहा है। यहाँ से बासुकीनाथ जाने के लिए यदि आप देखेंगे नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ रिंग रोड बन रहा है। तो यदि नेशनल हाईवे के ही प्रोजेक्ट देखेंगे तो 15,000 करोड़ के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं। पीने का पानी है, गंगा से पानी आ रहा है, पूरे गोड्डा जिले को गंगा का पानी आएगा। तो गंगा का पानी सरैया हाट और दुमका के जो मेरे प्रखंड है जरमुंडी, वहाँ भी गंगा का पानी आ रहा है। यदि उस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो वही 5-6 हजार करोड़ का आपको प्रोजेक्ट आएगा। यहाँ जो है 2-2 केंद्रीय विद्यालय हैं, 3-3 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज है, एक होम्योपैथ कॉलेज है, एक डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज है। मतलब यदि आप देखेंगे तो 12-13 ITI है। एम्स जैसी संस्था है। आप समझिए कि एम्स आना, झारखंड का पहला एम्स यदि एकमात्र एम्स है तो वो यहाँ आ जाना है। यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम ही देखेंगे तो 50-100 करोड़ का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही आपको नजर आएगा। तो यहाँ हरि अनंत हरि कथा अनंत है। यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र ही है तो 2-2 पासपोर्ट सेवा केंद्र है। तो किसी चीज की कमी नहीं है। 1.5 लाख करोड़ की योजना यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दिया है तो गोड्डा वासियों के पिछड़ेपन को सोच समझ कर दिया है। और यही कारण है कि राज्य सरकार के साथ आपकी मतलब बैठती नहीं है। उनको लगता है कि आप जो है बड़ी स्पीड से भागते हैं, इसीलिए यहाँ पे जब परियोजनाओं के लिए जमीन की डिमांड होती है, आपने ही आरोप लगाया था कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से आप सैंक्शन करा के लाते हैं लेकिन राज्य सरकार उस पर सपोर्ट नहीं करती। अभी है ना सीपेट, यहाँ जो है अनंत कुमार जी ने अपने डेथ के पहले जो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे साथ किया, प्लास्टिक पार्क दिया है। प्लास्टिक पार्क का भी लैंड अलॉटमेंट नहीं किया है। उसी तरह से सीपेट जो है 10 साल मतलब हो गए, लगभग 7-8 साल हो गए। सीपेट जो है यहाँ एक नया इंस्टीट्यूट होना है, उसके लिए लैंड अलॉटमेंट नहीं होना है। एवरेडी बैटरी वाले यहाँ पावर प्लांट वहाँ कंपनी बैठाना चाहते हैं, उनको लैंड अलॉट नहीं हो रहा है। डाबर वाले यहाँ आना चाहते हैं, उनको लैंड अलॉट नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग के कई एक यूनिट आना चाहते हैं, उनको लैंड अलॉट नहीं हुआ है। तो रोजगार के जो कई एक साधन है उसको रोकने की कोशिश करते हैं और सब में कमीशन खोरी है।
अब आप समझिए कि पीएमजीएसवाई के ही यदि यहाँ पुल बने होंगे तो 280 पुल मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बने। पीएमजीएसवाई का रोड ही बना होगा तो तकरीबन 4000 किलोमीटर का वो रोड बना होगा। मतलब इतना केंद्र सरकार ने सारे चीजों में इतनी चीजें दी हैं, लेकिन राज्य सरकार हमेशा उन चीजों को लटकाने, झटकाने और भटकाने का प्रयास कर रही है। और कमीशन खोरी जो है, क्योंकि सभ्यों में उनको कमीशन चाहिए, तो ये कमीशन खोरी की लड़ाई ही जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण की लड़ाई है। क्योंकि जो झारखंड के जेल में गए हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मेरे जिले से ही विधायक हैं। तो यहाँ हम बड़ा और तुम बड़ा की लड़ाई है, लेकिन हम कहते हैं कि सब तुम ही ले जाओ यार, शिलान्यास उद्घाटन करना है, सब ले जाओ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं उसकी योजना तो समय पर पूरा हो जाए, कॉस्ट तो एस्केलेट नहीं हो जाए। यदि 1000 करोड़ की योजना है वो 2000 करोड़ तो नहीं हो जाए, लेकिन कमीशन खोरी में वो लटकाने का प्रयास करते हैं। लैंड नहीं देते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट डिले होता है। अभी एयरपोर्ट के लिए मैंने बताया कि PIL करना पड़ा। यहाँ एक पुनासी डैम है जिसके कारण की पानी आ रहा है, 50 साल से नहीं बन रहा था, मुझे PIL करना पड़ा। यहाँ जो एम्स है उसमें बिजली सड़क पानी के लिए मुझे PIL करना पड़ा। यहाँ मसानजोर डैम है दुमका में, जो कि यहाँ से निकलता है मयूराक्षी नदी हमारे देवघर से, उसका पानी पूरा बंगाल जा रहा है, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, मैं PIL में हूँ। बिहार को चानन नदी से हमारे किसानों को पानी देना है, वो पिछले 50 साल से नहीं दे रहा है, उसके लिए मैं PIL पे हूँ। अब आप समझिए कि एक सांसद 16 PIL करेगा अपने जनता के हितों के लिए, और ऊपर से राज्य सरकार को यहाँ 50,000 कांवरियों के लिए मैं क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसाद योजना में जो है काफी पैसे भी दिए हैं। आप समझें कि जिस स्थान पर 5 करोड़ लोग आते हैं, जिस देवघर मंदिर का डेवलपमेंट होना है, मेरे एक मित्र हैं 120 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 120 करोड़ रुपया राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं है। मैं झारखंड में PIL में गया, हाईकोर्ट के आदेश आ गए 6-7 महीना पहले, आज तक उसको जो है वर्किंग ऑर्डर नहीं दिया गया है। क्यों? कॉम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण कि यहाँ जब कांवरिया आते हैं तो उसको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लाइन लगाने के लिए। तो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ नाले पर जो है सड़क बना हुआ है, आगे जो उसका एक्सटेंशन होना है उसके लिए लैंड नहीं दे रहे। तो इस तरह जितनी समस्याएं हैं, रोज यदि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रेलवे फ्लाईओवर के लिए, IIMS जाने के लिए रेलवे फ्लाईओवर पिछले 3 साल से बन रहा है, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है। एक मधुपुर के डालमिया चौक पर यदि आप फ्लाईओवर देखेंगे 7 साल से बन रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार नहीं दे रही है। तो क्या करेंगे आप? लड़ाई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं है। हाल ही में प्रियंका गांधी आई थी 23 तारीख को आपके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। उनका कहना है कि आप लोग समाज को बांटना चाहते हैं, आप लोग समाज में डिवीजन करना चाहते हैं। क्यों? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा दिया कि हमारे लिए कोई जाति ही नहीं, महिला जाति है, किसान जाति है, युवा जाति है, यही तो कहा ना। हाँ, लेकिन प्रियंका गांधी तो बार बार ये कह रही हैं। वो कहेंगे, उन्होंने तो पूरे गोड्डा वाले को मूर्ख ही कह दिया। आपको पता है, मुझे लगता था कि राहुल जी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उससे ज्यादा उल्टा पुल्टा तो पॉलिटिकल नासमझी जो है प्रियंका गांधी को। अब वो पता है उन्होंने क्या कर दिया कि मोतिया डुमरिया एक गांव है जहाँ की डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ सेक्रेटरी है, DGP है, हाईकोर्ट के जजेस हुए, शांति निकेतन में प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हुए। उस मोतिया डुमरिया गांव के लिए कह दिया कि इन लोगों ने एक बार चिट्ठी लिखी थी, पंडित जी को शादी में बुलाया था, पंडित जी शादी में नहीं आए, जिस दिन शादी था उस दिन हवाई जहाज उसके ऊपर से क्रॉस किया, तो मोतिया डुमरिया के लोगों ने सोचा कि पंडित जी जो है आ गए, और वहीं ऊपर से ही जो है उन्होंने देख के आशीर्वाद दे दिया। अब आप समझिए, इतना बड़ा हास्यास्पद स्थिति, किसी जिले को, किसी गांव को इतनी बेइज्जती तो किसी ने नहीं की होगी। गोड्डा के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो हवाई जहाज से ही समझ गए कि पंडित जी ने हाथ हिला दिया और पंडित जी शादी में आ गए। मतलब इतनी घटिया कोई स्टेटमेंट हो सकती है? तो इस तरह की भद्दी मजाक जो है वो संथालपरना की जनता के साथ करके गई है, गोड्डा की जनता के साथ कर गई है। सभी 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, माकुल उसका जवाब देंगे। निशिकांत जी, राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं, खैर आपके तमाम नेताओं ने इसको बहुत अच्छे से बार बार कहा भी है मंचों से, लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है आपसे कि राहुल गांधी और विपक्ष के ज्यादातर नेता ये बार बार बात कर रहे हैं कि यदि आप लोगों की सरकार आ गई, आप लोग तीसरी बार केंद्र में सत्ता आपने पाली, तो आप इस देश का संविधान खत्म कर देंगे, आप जो है जो आरक्षण व्यवस्था है उसको खत्म कर देंगे, और आप चाहते हैं कि SC ST और OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। क्या कहेंगे? OBC को रिजर्वेशन कब मिला? वो तो आपकी सरकार में, जब BP सिंह की सरकार को हम मदद कर रहे थे तब। माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा हुआ। इतने दिनों से जो है लड़ाई चल रही थी, पिछले 50 साल से लड़ाई चल रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में OBC का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब 29 लोग हैं। माननीय मोदी जी कायदे से पहले पिछड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आप समझिए कि पिछले 10 साल में हमने एक बार भी 356 लगाया है, किसी राज्य सरकार को बर्खास्त किया है?
आपने कम से कम सैकड़ों बार जो है राज्य सरकार को बर्खास्त किया, बाबा साहब की आत्मा को जो है आपने मार दिया। आपने उसमें से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया, जो प्रियम्बल था, संविधान का प्रियम्बल, संविधान की मूल भावना को किसने छेड़छाड़ किया? आपने किया। 75 में जब आप डिस्क्वालीफाई हो गई तो आपने न्यायपालिका को ऐसा धक्का दिया कि 10 जज को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बना दिया, जजों को सैक कर दिया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऐसे कानून बनाए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन कर दिए। तो 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमने पलटा। माननीय बाबा साहब अंबेडकर के जो पंच तीर्थ थे, जहां वो पैदा हुए, जहां उनकी मृत्यु हुई, जहां उन्होंने पढ़ाई की या जहां उनका जीवन बीता, उसके लिए जो है किसने पहल किया? इंदू मिल हम लोगों ने खरीदा। इंग्लैंड का जिस मकान में वो रहते थे वो हमने खरीदा। चैत्य भूमि का डेवलपमेंट हमने किया। आप देखिए, जनपथ पर विज्ञान भवन के बाद यदि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमने बनाया तो अंबेडकर के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर हमने जनपथ पे बनाया। तो जिस अंबेडकर जी के कारण हमारे जैसे लोग सांसद हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, जिस अंबेडकर ने हम लोगों को आवाज दी, अंबेडकर जी ने आवाज दी, उसके लिए वो आप कह सकते हैं दुनिया की कोई ताकत है? 16 साल हमारी सरकार रही, 6 साल अटल जी की सरकार रही, 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही। जब हमने आज तक संविधान के किसी चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, तो आपके कहने से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। 75 में इमरजेंसी आपने लगा दिया, 356 का उपयोग कर लिया, सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द उसमें जोड़ दिया, संविधान आपने बदला है, SC ST कानून को आपने कमजोर कर दिया। इस कारण से उनको लगता है कि संविधान कोई और नारा तो है नहीं। आप तो पिछले 10 साल में हमने क्या किया उस काम पर तो आप जाना नहीं चाहते हैं। दूसरा, आरक्षण, जहां तक सवाल है, आरक्षण इस देश की रियलिटी है। दुनिया की कोई ताकत किसी भी प्रकार के आरक्षण को हटाने की तो बात छोड़िए, वो कम भी नहीं कर सकती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा घोषणा पत्र, अमित शाह जी रोज कह रहे हैं। इसलिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दोनों नारे ऐसे हैं कि मुद्दे से भटकाओ। ये चाइना और अमेरिका के सहयोग से जो लोग भारत के मजबूत प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहते हैं और उनको एन केन प्रकार हटाना चाहते हैं, तो इस तरह के नैरेटिव्स को सेट करना चाहते हैं। लेकिन उनको पहले मणिशंकर अय्यर के बयान पर जवाब देना चाहिए, जयराम रमेश के बयान पर जवाब देना चाहिए और सेम पित्रोदा के बयान पर जवाब देना चाहिए कि आपकी मानसिकता संविधान बदलने की है कि हमारी मानसिकता संविधान बदलने की। निशिकांत जी से जुड़ा अंतिम सवाल है मेरा, चूंकि क्या आपको लगता है कि SC ST और OBC के लोगों में डर पैदा करके वोट लेने की साजिश है ये? निश्चित तौर पर उनको डराने की साजिश है। आप समझिए कि 2014 में भी संविधान बदल रहा था, भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी यही मुद्दा था और 2024 में यही मुद्दा है ही नहीं उनके पास। और काठ की हांडी जो है एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। 2019 में ये चढ़ गई, अब ये दोबारा नहीं होने वाला है और इस बार 50 से भी कम सीट कांग्रेस जीत कर आएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। निशिकांत दुबे जी हैं, गोड्डा से लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुत ही आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, VP न्यूज, गोड्डा।